एमओ सर है, आपको संबोधित करेंगे। थैंक यू सर। हाँ उसके बाद हमने जो है वो नमस्कार, मैं डॉक्टर वीबी सिंह बोल रहा हूँ, सीएमओ वाराणसी। आप लोगों से इस माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी लंबे समय से हमारा जो कोरोना का संकट चल रहा है पूरे दुनिया में, हमारे देश में भी प्रदेश में भी, तो वाराणसी जनपद में हम लोगों के पास केसेस भले ज्यादा है लेकिन हमारी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है और सभी हमारे करीब 77 पेशेंट्स अब तक जो डायग्नोस हुए हैं कोरोना पॉजिटिव, और कुछ जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे उसको हम लोगों ने बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इसमें लगभग सभी मरीज हमारे ठीक हो गए। एक शुरुआती दौर में ही अनडायग्नोज पेशेंट था जिसकी डेथ हुई थी, बाद में उसके सैंपल टेस्ट कराया गया तो उसमें पॉजिटिव आया था। आज भी हमारे जो क्रिटिकली इल पेशेंट बीएचयू थे, आज भी इसको हम लोग डिस्चार्ज करवा रहे हैं। बाकी हमारे जो माइल्ड सिम्टम पेशेंट्स हैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। तो एक तरह से हम इसलिए बताना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली वी आर कीपिंग द पेशेंट्स, दे आर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो उनको हम लोग एक जो अभी इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल आप लोगों को बताया गया उसके माध्यम से आप सब लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और इसकी जो हार्ड कॉपी थी इसका हमने व्हाट्सएप डॉक्टर एसपी सिंह जो हमारे सेक्रेटरी आईएमए को, इनको मैंने पूरा कल ही भेज दिया है, उससे आप लोग हार्ड कॉपी निकाल के भी इसको देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमको चिकित्सकीय कार्य करना है। हम हॉस्पिटल प्रिवेंशन में दो तरह के वार्ड्स होते हैं, कोविड पॉजिटिव एंड नॉन कोरोना पॉजिटिव वार्ड आप बना सकते हैं। ये पता नहीं रहता है कि कौन सा मरीज कोविड पॉजिटिव होगा, सस्पेक्ट मरीज होता है। कोई भी पेशेंट जो आता है, स्पेशली जो जिसमें जो है सारी एंड आईएलआई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जो होती है, जो सीवियरली एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस होती है, दो पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव की ज्यादा संभावना होती है। मोस्टली दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स आर अटेंडेड बाय चेस्ट फिजिशियन और फिजिशियन, तो ये अटेंड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मरीज चाहे ऑर्थोपेडिक्स का हो, चाहे सर्जरी का हो, चाहे पेशेंट लेबर हो रहा हो, ऑब्स्टेट्रिकल केयर में हो, या उसकी सर्जरी करनी हो, या एक्यूट इमरजेंसी हो, गनशॉट इंजरी हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि सस्पेक्ट पेशेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से इन्फेक्शन चल रहा है तमाम ऐसे लोग हैं जो सिम्टमलेस है और कैरियर है। तो ये मान चलिए कि जो भी पेशेंट हम डील कर रहे हैं हमको सबको एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल के साथ ही जो है अस्पतालों में काम करना पड़ेगा। उसको हम लोग पूरा प्रोटोकॉल लेंगे। जैसे अभी हमने कई अस्पतालों की दौरा किया, मेनली हमने जो भाभा हॉस्पिटल देखा है, बीएचयू देखा, तो वहाँ पे जो भी लोग पेशेंट्स ओपीडी में देख रहे हैं, दो तरह के पेशेंट हैं जिसको विदाउट एनी आप बिना टच किए उससे बातचीत करके दवा लिख सकते हैं, या जैसा कि हम लोगों ने जारी किया है कि आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसकी सूची भी हमने शेयर कर दिया है मीडिया के माध्यम से, या स्टेट गवर्नमेंट शेयर किया है। तो ओपीडी देखने के दो तरीके हैं, या तो आप टेली कंसल्टेशन करिए या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ओपीडी देखिए। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कि आपको नजदीक जाना पड़ेगा, जैसे ईएनटी आई के पेशेंट्स हैं, उसमें तो आपको जब तक नजदीक नहीं करेंगे आप उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। डेंटल के पेशेंट्स हैं, या जो आपके सर्जरी करनी है कोई, या लेबर में पेशेंट कोई चला गया है, लेबर में कोई लेडी चली गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन के जो तरीके, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर अजय कुमार ने अभी पूरा डिटेल बताया है, उसको आप लोग समझ लिए होंगे, या जो चीजें आपको कंफ्यूजन हो उसको आप लोग आईएमए के माध्यम से, डॉक्टर हमारे सेक्रेटरी आईएमए हमारे साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनके माध्यम से उसकी हार्ड कॉपी लेकर के या सॉफ्ट कॉपी लेकर के उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें। आपके पास जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है, आपके ये 95 मास्क है, पीपी किट है, ये अब पहले शुरुआती दौर में इसकी क्राइसिस थी, लेकिन अब फ्रिक्वेंटली ये मार्केट में भी मिल रहे हैं, और कुछ वाराणसी में भी अच्छे वेंडर्स हैं जो इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो उसको आप लोग अपने को प्रोटेक्ट करते हुए काम शुरू करें। अब हम लोग काम नहीं रोक सकते, गवर्नमेंट का भी रुझान है, या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको, क्योंकि जो हमारे पुराने आंकड़े हैं उसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के द्वारा नंबर ऑफ पेशेंट जो है गवर्नमेंट फैसिलिटी से ज्यादा देखे जा रहा है। तो मरीजों को हमको रोकना नहीं, देखना है, अपने को प्रोटेक्ट करते हुए देखना है, डिस्टेंसिंग बना के देखना है। या मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमको मरीजों के नजदीकी से अगर देखना हो, तो उसमें हमको प्रोटेक्टिव मेजर्स को अच्छी तरीके से लेकर के देखना है। और जो डॉक्टर्स हैं और शहरों के डॉक्टर, सब लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं।
तो यही मुझको कहना था आप लोगों से, और कोई इस तरह के सवाल हो बताइए। इसलिए हमने कल एक अपने जो दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कि हमने सभी मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, लेबर एंड जितने हमारे जो रेगुलर ट्रीटमेंट चलने वाले, जैसे डायलिसिस है एंड रेडियोथेरेपी है एंड कीमोथेरेपी है, ये सब चलती रहेंगी, कहीं कोई रुकावट नहीं, सब लोग करेंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स को लेते हुए करेंगे। और पैथोलॉजी भी हम लोगों ने उसमें पैथोलॉजी वालों को भी अलाउ किया है, जिससे कि किसी के जांच में या कोई पार्ट ऑफ डायग्नोसिस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ हमारे पास बीएचयू में हम लोगों ने जो सीबी नेट मशीन है, उसके कार्टराइजेस के माध्यम से रैपिड किट भी मंगवा लिया है। जो इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े, मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है, तो आप लोग वहां से मैं हेल्प करवा सकता हूँ, जिससे हमारी कोई इमरजेंसी सर्जरी न रुके। और भी कुछ जो हमारी किट्स वगैरह और भी हम कल उसको मंगवा लेंगे। तो अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है कि आपको कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी है, तो आप उसको बताएंगे, तो बीटीएम वायल में उसके सैंपल हम लोग बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से भी करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे पास जो 4 तारीख को जो गाइडलाइन आई है, उसमें वैक्सीनेशन को कंटिन्यू करना है। कुछ जो हमारे रेड जोन है हार्ट स्पॉट्स पे, वहां पे थोड़ी सी अभी रुकावटें लगाएगी, लेकिन वो भी धीरे धीरे, कोई भी रेड हार्ट स्पॉट या रेड जोन है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर वो भी उसको भी जो है ऑरेंज या ग्रीन जोन में डेवलप हो जाएगा, तो वहां पर भी हम लोग शुरू करवा देंगे। वैक्सीनेशन कंटिन्यू करना है। हमको सभी सेवाएं देनी है, हमारी जितने ऑब्स्टेट्रिकल सर्विसेज है, एमसीएच की सर्विसेज है, वैक्सीनेशन है, इमरजेंसी सर्विसेज है, या इमरजेंसी ओपीडी है, कंटिन्यूअस सर्विसेज, डायलिसिस एंड दिस रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ये सब हमको कंटिन्यू करना है। कोविड के टेस्ट के लिए अभी कुछ कंफ्यूजन हो गया था। जो प्राइवेट लैब्स हमारी पैथकाइंड है और रनवेक्सी है, एसआरएल की जो लैब्स है, इसमें कुछ टेस्ट ऐसे आए थे जो कई अभी वीसी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हुए थे। उसमें बताया गया कि जब तक इनकी एक्यूरेसी के बारे में फाइनल नहीं कर दिया जाएगा, तब तक अभी उसको रोक दिया गया है, अभी उनको रोका गया है। बट हो सकता है कि बाद में इनको स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो भी टेस्ट इन्होंने कराए थे, तो उसके सैंपल के हम लोगों ने 2 या 3 दिन बाद टेस्ट कराए, तो ये भी संभावना हो सकती है कि वो टेस्ट जो है हमारे उस 2-3 दिन में चेंज हो गए हो। इसलिए उसके बारे में अभी उसकी स्क्रूटनी हो रही है, स्टडी करने के बाद उसके बारे में भी निर्णय लिया जाए। सीमा साहब, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको और आपकी पूरी टीम को, कि जो कि यहाँ आए हैं और शहर के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को बार बार, और आज बहुत बड़े रूप में जब 400 से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सभी डॉक्टर्स क्योंकि खुद ही चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो कोविड के बारे में अपने आप ही काफी जानकारी रखते हैं और खुद ही काफी सतर्क हैं, और ये चाहते हैं कि उन सभी नियमों का पालन करें, जिससे कि कोविड का जो प्रसार है वो रुक जाए या कम से कम हो जाए। बताएं। हेलो। ठीक, अभी हम बोल रहे हैं अभी 10 मिनट बोल रहे हैं। ठीक, कुछ खास तो नहीं सीमा साहब। लेकिन बहुत सारे जो खबरें मीडिया में आती हैं, उसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये तो बतौर एक मेंबर आईएमए का एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी प्राइवेट डॉक्टर्स इस शहर में चाहते हैं कि जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेने के बाद वो बनारस की जनता को सभी चिकित्साएं सुविधाएं प्रदान करें। लेकिन बहुत सारे डर उनके मन में हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई, कुछ बनारस में या बाहर के शहरों में अखबारों में कुछ ऐसी खबरें आ गई जिसके कारण उनको बहुत डर है। ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट हैं, तो और कोई भी व्यक्ति कोविड हो सकता है, पेशेंट ही क्यों बल्कि उसका साथी या कोई भी कोविड मरीज हो सकता है। तो किसी भी अस्पताल का कोई कर्मचारी या डॉक्टर कभी भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो वैसी स्थिति में कई बार बहुत ही हार्श मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर्स को ये लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो लोग संबंधित हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, जो एरिया प्रभावित हुए हैं उनको डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, लेकिन अस्पताल को एक निश्चित समय के बाद सुचारू रूप से चलने दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि उनके ऊपर
307 का या 304 का एफआईआर हो जाए, वो जेल चले जाएं, या फिर वो अस्पताल को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, या अखबारों में बहुत ही बुरी तरह से उनके बारे में खबर आए जो कि उनको बहुत ही डिस्करेजिंग है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में हमें कहना चाहेंगे कि वाराणसी जनपद में, हमारे वाराणसी जिले में जो भी हमारे हॉस्पिटल है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ सकता है, सस्पेक्ट मरीज कोई भी कोविड से पॉजिटिव हो सकता है, अगर किसी कारणवश वहाँ एडमिट हो, तो प्रिकॉशनरी तौर पे जो बनारस में 3 अस्पतालों में जो अभी अब तक कार्रवाई क्या हुई है, मतलब उनको जो सलाह दी गई है, जो उनको निर्देश दिए गए हैं कि कुछ समय के लिए अपने अस्पताल को सैनिटाइज करें और उससे संबंध में जो भी चिकित्सक या पैरामेडिकल कर्मी या जितने अदर स्टाफ्स लगे हैं, वो सब लोग कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गए। उसके बाद सबकी जांच कराने के बाद जब रिपोर्टें उनकी पॉजिटिव आ जाती, सब कर रही नेगेटिव आ जाती, तो उसके बाद सब जो है उनमें सब लोग अपने नॉर्मल तरीके से कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो कई अस्पताल बहुत बड़े हैं, उनके अलग अलग सेक्शन है। मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में कोई कोविड पॉजिटिव सस्पेक्ट होता है या पॉजिटिव होता है, तो हमें केवल उस क्षेत्र को बंद करने की जरूरत है या पूरा ही अस्पताल बंद कर देने की जरूरत है? उसी क्षेत्र में जहां तक वो व्यक्ति गया, कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन काउंटर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन काउंटर हो गया है, किसी जांच केंद्र हो गया है, किसी बेड पे एडमिट रहा है या किसी ओटी में ऑपरेट हुआ है, तो उसके एरिया में उसको सैनिटाइज करना है और उससे संबंधित स्टाफ की टेस्टिंग करानी है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो स्टाफ पॉजिटिव आ जाता है जो उसके टच में रहा है, तो उससे संबंध में और भी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया है कि जो हमारे अगर एक ही अस्पताल में हमको अगर कोविड और नॉन कोविड दोनों वार्ड चलाने पड़ रहे हैं, दोनों की एंट्री अलग होनी चाहिए, दोनों की जो एक्टिविटीज है उसको अलग होनी चाहिए, तो ये इस तरह का जो है प्रोटोकॉल है जो प्रिवेंशन के लिए प्रभावी हो। इसके पहले कुछ जिलों में, विशेष रूप से आगरा जनपद में, एक अस्पताल से इन्फेक्शन को आगरा से लेकर के फिरोजाबाद से लेकर के मथुरा तक स्प्रेड हुआ, जिसके नाते वहां पे केसेस मोर देन 700 हो गए, जिसको देखते हुए अस्पतालों में कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया। और जो एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन कमेटी हमारी बनी हुई है, जिसमें हमारे एडिशनल सीओ हैं, आईएमए के भी लोग हैं, और महिला और पुरुष के जो पदाधिकारी हैं, और कुछ डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के लोग, सबकी एक टीम लगातार इनको वॉच कर रही है और निरीक्षण करेगी, उनको सलाह देगी। ये एडवाइजरी बॉडी है और यही बॉडी हमारी जो है सबको इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए अपने फिजिकली अपने मीटिंग हॉल में या इस माध्यम से, माध्यम से, टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे हर लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। और यहाँ पे आईएमए के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, काफी एक्टिवली कई दिनों से बातचीत हमारी इनकी चल रही। हमने कहा भाई हम जब सब चीजें स्टडी करने के बाद फिर एक दिशा निर्देश जारी करेंगे, जिसमें हमने चीफ सेक्रेटरी अपने जो इंडियन मेडिकल काउंसिल आईसीएमआर की गाइडलाइन को भी लेते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी जो गाइडलाइन लेते हुए, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी के निर्देश है, जिलाधिकारी के निर्देश है, उन सबको समाहित करने हुए एक मैंने अपने स्तर से निर्देश कल जारी किया है, जिसमें हर तरह के हर बिंदु को हमने कवर किया। किसको देखना है, पैथोलॉजी कैसे चलेगी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे होगा, इस तरह से विभिन्न मुद्दों पर जो है उसको डिटेल करते हुए किया गया। 2-3 सवाल मुझे और पूछने हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स को हेलो जी जी, अभी थोड़ी देर बाद फोन कर लें, अभी एक मीटिंग में है। कुछ डॉक्टर्स को ये डर है कि अगर वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं इलाज करते हुए, या कोई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उनके ऊपर या अस्पताल के ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। देखिए, एफआईआर तो उन्हीं के ऊपर होती है जो कि जानबूझ करके इन्फेक्शन को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे आज तक कितने डॉक्टर भी प्रभावित हो गए, कहीं कोई किसी पूरे प्रदेश में या कहीं भी कोई एफआईआर है, बल्कि तमाम ऐसे रेगुलेशंस और रूल्स आ गए जो डॉक्टर्स के फेवर में है। ये तो प्रोफेशनल हैजार्ड है कि उसमें जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ये है कि उनके ऊपर कोई, हाँ ये है कि मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, वो बताता नहीं है, अपने को क्वारंटाइन नहीं करता, अपने को आइसोलेट नहीं करता है, और लगातार जानबूझ करके मरीजों को देखता है, तो ये तो एक तरह से गलत हुआ। लेकिन अदरवाइज तो ऐसा कोई नहीं, कहीं किसी डॉक्टर को कोई एफआईआर नहीं हुआ। अच्छा, अब जो अस्पताल और नर्सिंग होम या क्लिनिक्स खोलने की जो बात है, क्या जो इंडिविजुअल क्लिनिक्स हैं वो भी चलाए जा सकते हैं अब?
अभी तो फिलहाल हमने जो कल के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसमें आकस्मिक ओपीडी, आकस्मिक सर्जरी और टेली कंसल्टेशन की बात की, और तमाम कुछ पैथोलॉजी जिसके लिए सर्जरी में, ऑब्स्टेट्रिकल केयर में या डायलिसिस में जरूरत पड़ती है, वो भी चला सकते हैं, जिससे कि कहीं से किसी पेशेंट का कोई इंटरेस्ट ना अफेक्ट हो। देखिए, आकस्मिक जो है बहुत बड़ा ब्रॉड शब्द है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी के कुछ प्रोसीजर्स को छोड़ दें, किसी को नाक सीधी करानी है, लाइपोसक्शन कराना है, जो कि बिल्कुल आकस्मिक नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के डॉक्टर के पास कोई पेट दर्द से आ रहा है या कोई कान के डॉक्टर के पास कान के दर्द से आ रहा है या दांत दर्द से आ रहा है, तो मरीज जब बीमार होता है तभी डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने आप को आकस्मिक ही समझता है। कोई जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हो और या हेड इंजरी ही हो जाए, लेकिन छोटी-छोटी जो उसको बुखार ही आ रहा है तो वो भी उसके लिए आकस्मिक है, क्योंकि मान लीजिए उसको 102, 101 बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया, वोमिटिंग हो रहा है, तो वो भी आकस्मिक है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आकस्मिक में बिल्कुल नहीं आएंगी और क्या-क्या आकस्मिक में आ जाएगा? बहुत ही ब्रॉड टर्म है जी, डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा, या पेशेंट जब उसके यहाँ आता है, चलता है, टेलीफोन से बात करेगा, जी, कंसल्टेशन के लिए उसका अपॉइंटमेंट लेगा, तो उसी में वो डिसाइड कर ले, भाई कॉल करेगा चिकित्सक, भाई आप आ जाओ, मैं आपको देखूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल पहले तो कोई भी व्यक्ति अब आएगा तो अपॉइंटमेंट लेगा डॉक्टर से, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब वो आएगा तो उसको बता दे, भाई तो आप आइए, आपको देखेंगे। और बाकी तमाम चीजें ऐसी होती है, तो आप इमरजेंसी तो हर एक आदमी जानता है, हाँ, वही, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है और बहुत से मरीज हैं जिनको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसका इलाज चल रहा है, वो बीच में आके कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनको रियल इमरजेंसी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको आवश्यकता तो है ही, तो क्या वो कंसल्टेशन लेने आ सकते हैं? क्रॉनिक इलनेसेस है जो आदमी टेली कंसल्टेशन लेकर के उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकता है। क्या टेली कंसल्टेशन पे दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं? बताई जा सकती है, बताई जा सकती है, लिखे गए प्रीवियसली प्रिस्क्राइब मेडिसिन को रिपीट करने के लिए कहा जा सकता है। जी, जी। या कोई दवा चेंज की जा सकती है, बदली जा सकती है? ठीक है, आपको कोई और सवाल है? जो ये कंफ्यूजन था उसमें सीएमओ साहब ने जो बताया, ये सब लोग ध्यान समझ लें कि सबसे पहले आप टेली कम्युनिकेशन से आप मरीज से बात करेंगे, आप उसके सिम्टम पूछेंगे। अगर आपको लगता है मरीज की बातचीत से कि इसको देखना जरूरी है, इसको कोई दिक्कत जो है सीरियस बात हो सकती है, तो उसको आप अपॉइंटमेंट दे दें, उसको ओपीडी में देख लें। वो एक तरीका है। हर मरीज को, जो कि किसी को कि भूख नहीं लगती है, बढ़ नहीं रहा है ना, या कुछ इस तरह की समस्याएं जिनको कि बड़े आसानी से आप जो है सिर्फ समझा के बता सकते हैं, वो टेलीफोन से आप डील कर सकते हैं। लेकिन ऐसी समस्याएं जो कि आपको लगता है कि शायद बिना मेरे देखे हुए मैं नहीं जज कर पाऊंगा कि क्या इसको है, क्या दिक्कत हो सकती है, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप उनको बुला के देखें। हमें लगता है ये ठीक है। मुझे लगता है कि आज आपका आना यहाँ पे बहुत ही आश्वस्त करने वाला रहा है सभी बनारस के प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए, और बहुत सारे जो शक सुबह और जो कंफ्यूजन थे उनके, वो आज दूर हुए हैं, और ट्रेनिंग तो हम लोग पा ही रहे हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए हैं। और बतौर मेंबर और बतौर एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर मैं आपको और आपके माध्यम से सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग उतने ही तरह से प्रतिबद्ध हैं जैसे कि सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग प्रतिबद्ध हैं। सभी, सारा समाज और विशेषकर डॉक्टर एक ही चाल चलते हुए एक ही तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि कोरोना को किसी न किसी तरह हम लोग कंट्रोल करें, और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाएं, जो भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं उनका पालन करें, और हर वो प्रयास करें जिससे कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। और सभी डॉक्टर्स की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग समय समय पर आपसे जो भी निर्देश मिलते रहेंगे उसको जरूर और पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। आपसे जो सहयोग हम लोग को मिल रहा है ऐसा ही बना रहेगा, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग बनारस में इस तरह की एक नज़ीर बना देंगे कि शासन और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या हमारे सभी डॉक्टर्स हैं, वो मिलजुल के इस जो भी विपदा है इसको हम लोग जितनी अच्छी तरह से इससे निपट सकते हैं, हम पूरी ताकत से निपटने की कोशिश करें। आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।